नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। अपन पढ़ रहे थे संस्मरण, जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है, मेरे संग की औरतें। जीवन में, लेखिका के जीवन में संपर्क में आई औरतों के बारे में इसमें लिखा है कि हर एक औरत उनको एक अजीबपन लिए हुए थी और एक अनोखापन लिए हुए थी और हर एक ने उनको कुछ ना कुछ सिखाया है। तो यहाँ पे दादी और नानी क्या सिखाती है वो बताती हूँ कि जो नानी जो थी, तो लेखिका यहाँ पे कह रही है कि उनकी दादी ने जो सिखाया वो है, लड़की होने पर भी कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। लेखिका ने जीवन में जितना भी जीवन में संघर्ष किया, लेकिन लड़की होने की हीन भावना जो है वो उनके मन में कहीं नहीं उपजी, और ये सीखा उन्होंने अपनी परदादी से। दूसरी तरफ नानी जो है, नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी रही। देश की आजादी को लेकर जो एक व्यक्ति के मन में भावना होनी चाहिए, वो भावना लेखिका ने अपने नानी से उपजी थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब देश आजादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका जो है वो बीमार हो गई थी। उन दिनों टाइफाइड, खांसा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मैंने तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत होने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात पर वे सत्ताधारियों से लड़ते फिरते रहते थे, चुप्पी साध गए। यानी कि नाना के मित्र थे, तो पिताजी को जो भी उनके लिए एडवाइस मिली, उन सबको माना और बिल्कुल चुपचाप होकर के लेखिका के पिताजी जो है वो सुन रहे थे। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक का अर्थ यहाँ पे मानसिक रोग, एक मानसिक बीमारी, मतलब जो मन में जच जाता है बस वो करना है, तो मानसिक रोग था, मतलब बहुत शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़ मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी फुर्सत नहीं दी, मतलब लेखिका उस किताब को छोड़ नहीं पाई कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। मतलब लेखिका उस किताब को पढ़ने में इतनी मसरूफ हो गई कि उनको वो रोना भूल गई, और ना ही उनको लगा कि ये किताब पढ़ना छोड़ के कोई और काम करूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह तब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद कितनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए। कितना पहली बार पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चे पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर एक पड़ाव पर
वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जो लेखिका ने एक उस बुक में से एक चैप्टर पढ़ा जो एक बालक पर होने वाले अत्याचारों पर था, वो लेखिका को बहुत ही समझ में आया। और लेखिका ने जब अपने जीवन में जब कोई भी पुस्तक लिखी या जो भी लिखा, उस लेखन को ये चैप्टर जो है, ये पाठ अध्याय जो है वो बहुत ही प्रभावित करता रहा। जैसे किस किस में प्रभावित रही लेखिका उससे, उस बच्चे पर होने वाले अत्याचार वाले चैप्टर से, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं और 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। माजी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ, परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लिख पर चलने से भी इनकार किए रही। मतलब लेखिका की जो 4 बहनें थी, उन्होंने किसी के भी मन में, उनके मन में जीवन भर लड़की होने की हीन भावना कभी भी विकसित नहीं हो पाई। और एक जो इनकी नानी ने, माँ ने और परदादी ने जो परंपरा बना रखी थी, उस लेख पर चलने से इनकार किए रही। मतलब एक खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाई, खुद का एक अपना अलग व्यक्तित्व था सबका। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसके लिए परदादी ने मंदिरों में जाके मन्नत मांगी थी कि मेरे पोते की बहू को लड़की ही हो। वो लेखिका की बड़ी बहन थी मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। मंजुल भगत भी जो है बहुत बड़ी लेखिका रह चुकी है, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने की हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था उमा, बाहर का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों है, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था, अब भी नहीं। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती थी। उसका कहना था वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। लेखिका के तीसरे नंबर जो बहन थी वो है चित्रा, और वो लेखिका नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि सब लिखने लगेंगे तो उन लिखने वालों को पढ़ेगा कौन, इसलिए वो लेखिका नहीं बनी। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। एक का नाम था रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर से उसी में जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजी फिर भी हिंदी के हवाले।
सबसे छोटी जो बहन है अचला, वो अंग्रेजी में लिखती है और राजीव जो है वो हिंदी में लिखते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। इसलिए लेखिका को इसमें फायदा लगा कि ठीक है, मुझे घर में भी कोई नहीं पढ़ता। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके।